नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल, जहां पूरे उत्तराखंड में आपदा का दौर चल रहा है। एक खबर आ रही है गैरसैंण से, जहां मानसून सत्र इस समय चल रहा है। खबर आई है कि अब विधायकों और पूर्व विधायकों की वेतन वृद्धि कर दी गई है और तमाम तरीके के भत्तों में भी वृद्धि हो गई है। भले ही आपदा के बीच और विकास कार्यों के लिए आर्थिकी से जूझता ये प्रदेश, पर नेताओं के लिए की सुख सुविधाओं में कोई कमी कभी आर्थिकी के जो कारण है वो कभी नहीं बनता। इस पर यह भी सवाल है कि विपक्ष के जो नेता रहे, विपक्ष के जो विधायक रहे, वो भी मौन रहे। अब सवाल यहां पर विपक्ष से भी है कि आखिर आपदा के समय में जब गंभीर रूप से लोग भी त्रस्त हैं और सवाल जो स्वास्थ्य सेवाओं का है उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, और इस समय वेतन वृद्धि। हमारे साथ शिषपाल सिंह बिजरी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बिजरी, सवाल यही है सीधे तौर पर, वेतन वृद्धि होना, भत्तों में वृद्धि करना, उसके साथ साथ विदेश जैसे में जाकर इलाज की बात की गई है इस समय, और जो मौन रहना विधायकों का विपक्ष के, वो उसे कैसे आप लोग देखते हैं, विपक्ष कैसे देखता है? देखिए, आपदा के हालात प्रदेश में हैं, ये किसी से छुपे हुए नहीं हैं। और केदार घाटी में तो आप देखिए बहुत से लोग अभी भी लापता हैं, लोगों को अपने परिजन नहीं मिल रहे हैं और सरकार इस पर कोई सटीक आंकड़ा और सटीक जवाब नहीं दे पा रही है। और अन्य जनपदों में भी आपदा से बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं। तो सबसे पहले आपदा की चुनौतियों से सरकार को निपटना चाहिए था। दूसरी ओर हमारे अतिथि शिक्षक लगातार जो है अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको बहुत जो है मामूली वेतनमान दिया जाता है और लगातार उनका स्थानांतरण भी होता है। उनकी समस्याओं का समाधान भी सरकार नहीं कर पा रही है और बेरोजगारों की फौज प्रदेश में है। निश्चित तौर पर रोजगार के लिए सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी और जो मांगे उठ रही हैं उनका समाधान करना चाहिए था। और ये उचित अवसर नहीं है जब विधायकों के वेतन भत्तों में सरकार ने वृद्धि की है। और ये क्यों की है, इसका जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ही दे सकती हैं कि ऐसी क्या आवश्यकता थी या ऐसा उन्हें क्यों लगा कि इस समय वेतन वृद्धि करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सही समय का अगर इंतजार किया जाता और जब प्रदेश के आर्थिक हालात सुधरते तो तब इस पे आगे बढ़ सकते थे। लेकिन इस समय बेरोजगारी के मुद्दे को प्राथमिकता से सरकार को हल करना चाहिए था। आपदा के हालातों में सुधार का इंतजार करना चाहिए था। और जगह जगह आप देखिए चिकित्सा सेवाएं चरमराई हुई हैं, उनका अगर सुधार सरकार करती तो मुझे लगता कि अच्छी स्थिति होती है। और ये राज्य शिक्षा के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर में हुआ करता था। आज लगभग 35वें नंबर पर उत्तराखंड शिक्षा के मामले में खिसक गया है। तो ये स्थितियां क्यों हुई हैं? सरकार बजट का लगातार रोना रो रही है और दूसरी ओर इस प्रकार के निर्णय समय से परे हैं। सवाल यहां पर यह भी है बिजली कि एक अखबार में फोटो छपती है जिसमें नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर सामने आती है, मुस्कुराते हुए एक दूसरे का स्वागत करते हैं। यहां पर लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर विपक्ष को इसमें दिक्कत थी, जैसे आपने कहा कि इस समय ये वेतन वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी, साथ ही जो हालात अभी पहाड़ों में है, खुद लगातार अभी आपदाओं का दौर जारी है। बूढ़ा केदार जैसे क्षेत्र में अभी तक आपदा आ रही है, टिहरी में लगातार, देहरादून जैसे शहर में आ रही है, और पहाड़ों के तो बहुत बुरे हाल हैं। उस समय क्या विपक्ष की अहम भूमिका नहीं थी? क्या सदन में बॉयकॉट नहीं होना चाहिए था? क्या सदन में इसके खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए थी? इस पर भी लोग लगातार निशाना साध रहे हैं विपक्ष। नहीं, देखिए, सदन में सरकार प्रचंड बहुमत के साथ उपस्थित है और सरकार जो चाहे वो बिल जब चाहे तब पास करा ले जाती है। और निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे, विपक्ष के हमारे आदरणीय विधायक काजी निजामुद्दीन जी ने भी सवाल खड़े किए कि ये उचित परिस्थितियां नहीं है इस समय वेतन भत्तों में वृद्धि करने की। आपदा के हालातों से पहले सरकार को निपटना चाहिए, लेकिन सरकार लगातार मनमानी कर रही है। उसे जो समझ में आता है वो करती है, तो सरकार को कौन समझाए? ये तो सरकार की नैतिकता है, उसे समझना चाहिए कि उसकी प्राथमिकता में क्या है। बेरोजगार है, आपदा है, पलायन को रोकना है या बेटियों की सुरक्षा है, लेकिन उसकी प्राथमिकता में तो विधायकों की वेतन वृद्धि है, तो उसने वही काम किया। पर आवाज उठाना भी तो विपक्ष का काम है। नहीं, विपक्ष लगातार सरकार से कह रहा है कि आपदा की चुनौतियों से निपट के उसमें विपक्ष का सहयोग चाहिए, तो वो भी ले लीजिए। आप केदार घाटी का मैंने पहले जिक्र किया, वहीं पर तुंगनाथ घाटी में आप देख लीजिए कितनी बड़ी तबाही हो गई है। जगह जगह मार्ग बाधित हैं। बागेश्वर हो, अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़ हो, उत्तरकाशी हो, टिहरी हो, पौड़ी हो, हर जगह जो है आपदा की चुनौतियां हैं और वहां पर जो है लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है, जो है मार्ग नहीं बन पा रहे हैं,
हैं, लोगों को जो है अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। इस बार के लोकसभा बजट में कहा था केंद्र सरकार ने कि जो है आपदा का बजट तय किया गया है आपदा के हालात के बाद, लेकिन वो बजट कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। केदार घाटी में आपदा को आए हुए कितने दिन हो गए, आज तक सरकार ने मुआवजे की घोषणा नहीं की। 2013 में जब वहां पर आपदा आई थी तब हरीश रावत सरकार ने लोगों को स्वयं जो है मूल्यांकन करने की छूट दी थी कि जिसका जितना नुकसान हुआ है वो बता दे और जो है क्षतिपूर्ति जो है हमने तब की थी। लेकिन ये सरकार तो जो है मुआवजे की घोषणा तक नहीं कर पा रही है और आपदा से हुए नुकसान को नहीं मान रही है। जो लोग लापता हुए हैं उसको भी नहीं मान रही है। जिनके परिजन जो है इस आपदा में खो गए हैं उनको पता नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है। तो ये तो सरकार जो है तानाशाह सरकार है, ये जो है अपनी मनमानी थोपती है, लेकिन जो है जनता की समस्याओं के बारे में गंभीर कहीं दिखाई नहीं देती। तो इनके जो फैसले उस पर क्या कहें, आप बताइए। क्या कहें, ये तो बड़ा सवाल है, पर इसमें अपने आप में सवाल इसलिए भी उठने वाजिब है क्योंकि सदन में जैसे लगातार जो मुद्दे उठने चाहिए थे वो उतनी मजबूती से उठते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरा सवाल जो मुख्य अभी चल रहा है सोशल मीडिया से लेकर तमाम लोग जो चर्चाओं में है, वो सतपाल महाराज के जो सुपुत्र हैं उनके एक मामला चल रहा है जिसमें क्रूज का एक लाइसेंस और टेंडर जो उसमें हुए हैं उसमें उन्होंने आवेदन किया है। सवाल यहां पर यह है कि भाजपा से जब इस पे पूछा जाता है तो भाजपा कहती है सामान्य प्रोसेस है, इसमें कोई भी व्यक्ति जा सकता है। इसे कैसे देखते हैं? सवाल ये भी इसलिए भी है क्योंकि एक बड़े कद के नेता भी हैं, खुद मिनिस्टर हैं और उसके साथ साथ एक ऐसे घराने से आते हैं जो अपने आप में संपन्न है। वहां पर इस तरीके की जो आवेदन है इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अंकिता भंडारी प्रकरण भी प्रमुखता से उठाया, बेटियों के साथ जो रेप की घटनाएं हो रही हैं उसको भी जो है प्रमुखता से उठाया, बेरोजगारों के मुद्दे को भी हमने प्रमुखता से उठाया। जो भी राज्य हित के मुद्दे थे संक्षिप्त समय में जितना हो सकता था कांग्रेस ने उनको उठाने का प्रयास किया। और दूसरी ओर आप देख लीजिए जो है कद्दावर कैबिनेट मंत्री हैं भाजपा सरकार के, टिहरी डैम में क्रूज का जो है टेंडर निकलता है, उनमें उनके पुत्र सुयश रावत भी जो है आवेदन करते हैं। तो एक ओर तो आप भाई भतीजावाद का, परिवारवाद का विरोध करते हैं, दूसरी ओर सरकारी टेंडरों को भी जो है आपके कैबिनेट मंत्री जो है अपने पुत्रों को देना चाह रहे हैं। और टेंडर में आवेदन करने का मतलब ही है कि मंत्री पुत्र को ही जो है टेंडर मिलेगा, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। अब ये मामला पब्लिक डोमेन में आ गया है तो अब निश्चित तौर पर सरकार जो है कदम पीछे खींच सकती है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब सतपाल महाराज के पुत्र इस प्रकार के लाभ के काम में शामिल हो रहे हों। इससे पहले प्रेमचंद अग्रवाल के पुत्र भी जो है बेरोजगारों की नौकरी खा चुके हैं, उस पर भी बहुत जो है हो हल्ला प्रदेश में हुआ था। विपक्ष ने उस मामले को प्रमुखता से उठाने का काम किया था। आपने विधानसभा में बैकडोर भर्तियों में भाई भतीजावाद देखा, आज तक उसका जवाब प्रदेश की जनता को नहीं मिला। निष्पक्ष जांच हम चाहते थे, वो निष्पक्ष जांच अभी तक नहीं हुई है। सरकार ने जो मनमर्जी से अपना कार्रवाई करनी थी वो उन्होंने की है। और पूर्व में जो है शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने किस तरीके से शिक्षा विभाग में बिहार से ला करके, हरियाणा से लाके, अन्य राज्यों से लाके अपने परिजनों को भरा, ये किसी से छुपा नहीं है। और जो हमारे पूर्व में परिवहन मंत्री थे अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी पुत्री ने किस तरीके से चिकित्सा चयन बोर्ड में नौकरी प्राप्त की वो भी पब्लिक डोमेन में है। तो ये तो लगातार जो है उस राह पे चल रहे हैं कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे और बेरोजगार मुंह ताकता रहे। तो ये परिपाटी सी बन गई है इस प्रदेश के अंदर। और मुझे लगता है कि नैतिकता नाम की भी कोई चीज होती है और आप साधन संपन्न लोग हैं, बेरोजगारों के हिस्से का रोजगार भी अगर आप खा जाएंगे तो हमारे प्रदेश के बेरोजगार कहाँ जाएंगे? मुझे लगता है इस पर सरकार को गंभीरता से विचार चलना चाहिए। और जो ये इस प्रकार का मनमाना रही सरकार का चल रहा है, और आप उसी विभाग के मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, पर्यटन विभाग ने टेंडर निकाला है टिहरी डैम का, उसमें पर्यटन मंत्री के पुत्री आवेदन कर रहे हैं, तो बहुत आश्चर्यजनक है। और कम से कम मुझे लगता है प्रदेश का बेरोजगार नौजवान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और निश्चित तौर पर भाजपा जिस नैतिकता की बात करती है वो नैतिकता कहीं नजर नहीं आ रही। और खुलेआम अगर आपके विभागों में आपके पुत्र लाभान्वित होंगे तो निश्चित तौर पर ये प्रदेश किस दिशा की ओर जा रहा है आप समझ सकते हैं। लगातार अस्पतालों की अगर बात की जाए, स्कूल की बात की जाए तो कई स्कूलों की हालात, सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पे हैं।
कहीं पर शिक्षक नहीं है, कहीं पर भोजन माताएं जो हैं वो शिक्षा दे रही है, और कहीं जगह ऐसी है जो जर्जर हालत में है, जो कभी भी वहाँ बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दूसरी ओर अस्पतालों के हालात ये हैं कि अस्पतालों की बिल्डिंग तो बन गई है, पर ना तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मशीन है, ना MRI की मशीन है, लगातार, जिससे देहरादून में भी ऐसे बड़े अस्पतालों में, दून अस्पतालों में ये कमियां नजर आती हैं। कभी स्टाफ की कमी, तो कभी मशीनों की खराब होने की, कभी डॉक्टर्स की कमी, ये साफ में देखने को मिलती है। उस बीच सबसे बड़े सवाल जब ये अहम मूलभूत सुविधाओं के थे, इस पे चर्चा ना होना कितना गंभीर? निश्चित तौर पर बहुत गंभीर मुद्दा है। प्रदेश में शिक्षा के हालात भी लगातार खराब हो रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि उत्तराखंड शिक्षा के मामले में देश में दूसरे नंबर पे आता था, आज 35वें स्थान पर हम खिसक गए हैं और लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं। अगर स्कूल हैं तो वहाँ बच्चे नहीं हैं, अगर बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं हैं, और दूर दराज के हालात तो बहुत खराब हैं। लगातार हम इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। और जो बिल्डिंगों के हालात हैं वो तो इतने जर्जर है। राजधानी देहरादून की से ही कई बार जो है खबरें आती हैं कि स्कूलों की जो बिल्डिंग है वो जीर्ण शीर्ण हालात में है, बच्चों के शौचालय नहीं है, बेटियां वहां पर पढ़ती हैं तो किन परिस्थितियों में उनको शिक्षण कार्य करना पड़ता होगा। फर्नीचर नहीं है, किताबें समय पर नहीं मिलती है, और चिकित्सा के हालात तो और बुरे हैं। राजधानी देहरादून में ही अल्ट्रासाउंड मशीन जो है नहीं मिलती है मरीजों को, MRI जो है समय पर उनका नहीं होता है। दूसरे जो है काम है, आप देखिए कि लगातार तीमारदार भी जो है अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं, लेकिन जो है स्वास्थ्य मंत्री को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो लगातार प्रवासी मंत्री बने हुए हैं, और दूर दराज में आप देख लीजिए लगातार जच्चा बच्चा की मौत की खबरें आती हैं। जो है गर्भवती खेत में हो, चाहे गाड़ी में हो, पगडंडी पे हो, कहीं भी दम तोड़ देती है। एक बेड पे राजधानी में ही आप देखिए 3-3 जो है गर्भवती जो है रहने के लिए मजबूर हैं। तो ये हालात हैं प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के। बड़े बड़े दावे सरकार की ओर से होते हैं, लेकिन वो दावे धरातल पे कहीं नजर नहीं आते हैं। बड़े अस्पतालों की अगर ये स्थिति है तो दूर दराज के अस्पतालों की क्या होगी? वहां तो विशेषज्ञ चिकित्सक है ही नहीं है, चिकित्सक वहां जाना भी नहीं चाहते सरकार, क्योंकि उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण ही नहीं करती है। केवल जो है विज्ञापनों में स्वास्थ्य सेवाएं चाक चौबंद नजर आती हैं, शिक्षा व्यवस्था जो है बेहतर नजर आती है, लेकिन जब आप मौके पे जाते हैं तो वहां पर तो आप देखिए शिक्षा हो चाहे चिकित्सा सेवाएं हो, वो बहुत लचर और जीर्ण शीर्ण हालात में है, और ये किसी से छुपी हुई नहीं है। अभी मैं रुद्रप्रयाग की केदार घाटी के कई स्कूलों की स्टोरी देख रहा था, एक ही चैनल पे चल रही थी कि जो है बच्चे लगातार कह रहे थे कि उनके पास जो है विषयों के अध्यापक नहीं है, और लगातार जो है उनको किसी तरीके से पढ़ना पड़ रहा है, परीक्षाएं भी उन्हें देनी होती हैं। तो कैसी स्थितियों में बच्चे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ये तो वो सरकार है जिसने नंदा गौरा योजना का बजट ही आधा कर दिया, जिसमें हमारी बेटियां पढ़ती थी, बढ़ती थी, उनको मदद होती थी। तो ये तो बहुत संवेदनहीन लोग हैं। इनसे मुझे न तो चिकित्सा सेवाओं में सुधार की उम्मीद है, न जो है शिक्षा में सुधार की उम्मीद है, क्योंकि ये तो लगातार दिल्ली दरबार की परिक्रमा में मस्त हैं। इनके कैबिनेट मंत्रियों को ढूंढने जाओ तो वो मिलते ही नहीं है, वो दूसरे राज्य में आपको मिलेंगे, और मुख्यमंत्री एकला चलो की राह पे हैं, वो हर विभाग की जिम्मेदारी खुद ही उठाते हुए नजर आते हैं। मुझे लगता है कि वो अपने कैबिनेट मंत्रियों का सहयोग लेना नहीं चाहते, या कैबिनेट मंत्री उन्हें इस योग्य नहीं समझते कि वो उनको सहयोग दें। तो इससे प्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है, और भाजपा की जो ये अंदरूनी गुटबाजी है उसी के कारण हमें जो है ये दिन देखने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये तो तय है कि उत्तराखंड में नेताओं की प्राथमिकता क्या है वो इस विधेयक के जो पास हुआ है उससे पता चलती है। उत्तराखंड में भले ही कर्मचारियों का वेतन वृद्धि के लिए आर्थिक संकट आड़े आ जाता है, पर नेताओं की, विधायकों की जो जब बात होती है वेतन वृद्धि की, तो शायद वो आर्थिकी की जो रोड़ा होता है वो हट जाता है। और एक महत्वपूर्ण एक बिंदु रह गया था बिस जी, कैग की रिपोर्ट जो पटल में रखी गई है उसको भी लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, कह रही है कि राजकोष बड़ा है। और इसमें भी क्या विपक्ष इसको किस तरीके से देख रहा है कि जो कैग की रिपोर्ट का हवाला देखिए कैग की रिपोर्ट कोई पहली बार थोड़े नहीं आ रही, वो तो हर साल कैग की रिपोर्ट आती है, और हर साल जो है सरकार के कामकाज पर जो है वित्तीय अनियमितताओं पर वो सरकार का ध्यान आकृष्ट करती है। लेकिन मैंने आज तक कोई जांच होते हुए नहीं दिखी। जो है सरकार उस रिपोर्ट को किस ठंडे बस्ते में डालती है। इस बार जो है थोड़ा सा रिपोर्ट में ये आ गया कि राजस्व में वृद्धि हुई तो सरकार अपनी पीठ थपथपाने लगी, लेकिन धरातल पर स्थितियां आप देखिए, कहीं विकास नहीं है, कहीं रोजगार नहीं है,
कहीं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, कहीं शिक्षा में जो है सुधार नजर नहीं आ रहा है, तो कैसे हम माने कि इस प्रदेश में राजस्व में वृद्धि हो रही। सरकार तो जो है आबकारी और जो है खनन माफिया के जो है हाथ में जो है खेलने का काम कर रही है। शराब की दुकानों में आप देख लीजिए, एक एक दुकान के जो है 3-3 उप दुकानों के जो है लाइसेंस दिए जा रहे हैं। जो है अब तो हर किलोमीटर पे आपको नई शराब की दुकान दिखाई दे रही है। तो इन स्थितियों में कैसे सुधार होगा और वास्तविकता को सरकार कब स्वीकार करेगी और जो है अपनी पीठ थपथपाना कब बंद करेगी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है और सवाल अपने आप में बहुत सारे हैं और नेताओं की जो मौज है वो बरकरार है और कर्मचारी जो लगातार सड़कों पर रहते हैं, अतिथि शिक्षक सड़कों पर हैं, साथ ही लगातार जो कर्मचारी यूनिवर्सिटीज़ में हैं जो उपनल के माध्यम से लगे हुए हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें दोबारा से रखा जाए जो कई वर्षों से कार्यरत हैं। सवाल यहाँ पर यह भी है कि उन कर्मचारियों का क्या, पर नेताओं के लिए ये मानक कहीं से कहीं लागू नहीं होते हैं। पर इस पे आगे क्या होगा और उत्तराखंड में की दिशा और दशा क्या होने जा रही है, इस पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।